गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको थंबनेल देखकर पता चल गया, लेकिन एक बार बता देती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी द रियल स्टोरी ऑफ द लास्ट एक्सोर्सिस्ट। तो बात क्या है कि उस मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी और आपको ये भी पता होगा कि उसमें एक लड़की के शरीर पर एक भूत कब्जा कर लेता है। कहने का मतलब है एक्चुअल लाइफ में जिसके शरीर पर शैतान का कब्जा हुआ था वो एक लड़का था। जब भी हॉरर मूवी की बात होती है तो हमेशा इस फिल्म का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि न केवल ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी बल्कि ये आज तक की सबसे डरावनी फिल्म थी। इस फिल्म के शूटिंग के वक्त भी क्रू मेंबर्स और एक्टर्स के साथ काफी अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाएं हुई। आज हम जानने वाले हैं द एक्सॉर्सिस्ट मूवी की असली कहानी, एक्चुअल में क्या हुआ था, और इस कहानी में भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो आप सभी को एडवांस में न्यू ईयर की बधाइयां। और हाँ भैया, गौरव कटारे एक्स्ट्रा चैनल की हो गई है 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स की फैमिली। तो चलो 30 लाख लोग बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज मैं का खुद बता नहीं सकती, तो मैं गौरव का नाम मैं ये दे रही हूँ और मैं भी देखूंगी। आप भी एंजॉय कीजिए, मेरे को इग्नोर कीजिए इस वीडियो को। कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और एक प्रीस्ट की बातों पर आधारित थी। ये प्रीस्ट उस घटना के वक्त वहीं पर मौजूद थे। इस एक्चुअल केस को मैरीलैंड केस कहा जाता है, क्योंकि ये घटना वहीं पर घटी थी जिस जगह का नाम था मैरीलैंड, और इस पर विलियम ब्लैटी ने एक नॉवेल लिखा था और बाद में इसी घटना पर बेस्ड एक मूवी बनी थी। ये फिल्म आई थी 1973 में, मतलब गाइस ये 1973 में आया था। शरीर पर शैतान कब्जा कर लेता है और 1949 में ये घटना एक्चुअल में हुई थी, जिसमें एक लड़के के शरीर पर एक शैतान कब्जा कर लेता है। लेकिन लड़के को मूवी में लड़की से रिप्लेस क्यों किया गया? मतलब लड़कों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। इस लड़के का असली नाम था रोलैंड डू। इसको घर के लोग रॉबी भी कहते थे। एक दिन 52 साल के रोमन कैथोलिक प्रीस्ट विलियम बॉर्डन को रात में एक अननोन कॉल आती है। विलियम सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और ये कॉल उन्हीं के दोस्त की थी जिनका नाम था रेमंड। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रेमंड। एक्चुअली में जिस रेमंड की हम बात कर रहे हैं वो एक प्रीस्ट थे। रेमंड ने विलियम को कॉल पर बताया कि उन्हें एक महिला का फोन आया था जिन्होंने ये बताया कि उनके बेटे को किसी अज्ञात शक्ति ने काबू में कर रखा है। विलियम को इन सारी चीजों का करीब 26 साल का एक्सपीरियंस था। जब विलियम ने इस पूरी घटना के बारे में फोन पर सुना तो विलियम ने उस परिवार से मिलने का फैसला किया। ये मीटिंग रोलैंड के घर पर हुई थी। ऑब्वियसली रोलैंड के घर पर ही होगी, किसी होटल में तो होगी नहीं, आखिर रोलैंड को भूत ने जो पकड़ रखा था। मीटिंग के दौरान रोलैंड की मां ने बताया कि उनके लड़के के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, जिसे ना तो वो समझ पा रही हैं, ना ही कंट्रोल कर पा रही हैं। इन घटनाओं की वजह से उनके पूरे घर में काफी दहशत का माहौल है। वैसे तो रोलैंड एक काफी शांत स्वभाव का शरीफ लड़का था, लेकिन इन सारी घटनाओं की शुरुआत हुई थी कई दिन पहले, जब मिले नाम की उनकी एक आंटी रोलैंड से मिलने आई थी और वो अपने साथ लेकर आई थी ओइजा बोर्ड। आंटी ने घर पर ओइजा बोर्ड लाकर तो दिया और साथ ही साथ रोलैंड को उसे खेलना भी सिखाया। मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसी आंटी थी। मतलब अगर ऐसी कोई आंटी मेरे घर पे आ जाए ना तो भाई मैं लात मार के भगा दूं उनको। सीरियसली तुम ऐसा कुछ मत करना। वो आंटी कुछ दिन तक रोलैंड के घर पर रुकी और रोलैंड और उसकी आंटी दोनों मिलकर घंटों तक ओइजा बोर्ड पर आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते थे। और जब ये सब हो रहा था उस समय रोलैंड के घर वाले क्या कर रहे थे? मतलब सीरियसली तुम्हारे घर का बच्चा ओइजा बोर्ड यूज कर रहा है और घर में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एनीवेज ओइजा बोर्ड पर घंटों खेलने के बाद भी उन लोगों का आत्माओं से कभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है कि भैया ये ओइजा बोर्ड क्या चीज होती है, तो पक्का तुम नए आए हो, तुम गौरव कटारे एक्स्ट्रा की फाड़ू आर्मी के मेंबर नहीं हो। यार कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो देख लेना, इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा ओइजा बोर्ड होता क्या है। हाँ, लेकिन केवल वीडियो को देखना, खेलने की कोशिश मत करना। 15 जनवरी 1949 रोलैंड के घर पर रात के समय पानी की बूंदों के टपकने की रोज आवाज सुनाई देने लगी और रात में ये आवाज घर के हर मेंबर को सुनाई देती थी। सभी को लगा था कि कोई नल लीक कर रहा होगा, लेकिन जब नेक्स्ट डे चेक किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई नल लीक नहीं कर रहा था। घर वालों ने इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर ये घटनाएं रोज होने लगी। रोज रात को 2 बजे के बाद पानी के टपकने की आवाज आती थी। 26 जनवरी की रात को अचानक उनके घर पर एक फोन आया। वो फोन उनके रिश्तेदार का था जिन्होंने बताया कि वो आंटी जो ओइजा बोर्ड लेकर आई थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। मतलब किसी को उनके मरने की वजह नहीं पता थी। वो आंटी काफी ज्यादा हेल्दी थी, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। फिर पता नहीं कैसे वो इतनी कम उम्र में मारी गई। वैसे मैं बताऊं, और खेल लो ओइजा बोर्ड, लग गया ना काम। लेकिन जब रोलैंड को इस बारे में पता चला तो वो काफी सैड हो गया, क्योंकि वो अपनी इस आंटी से काफी ज्यादा क्लोज था। अब आंटी की मौत के बाद उनके घर में रात के समय पानी के टपकने की आवाज के साथ साथ किसी के चलने की आवाजें भी सभी को सुनाई देने लगी। एक दिन घर के सभी मेंबर ने उनके घर में लगी हुई
भगवान की तस्वीर को हिलते हुए देखा। ये तस्वीर ऐसे हिल रही थी जैसे कि कोई इसे गिराने की कोशिश। मैं गाइस सॉरी गाइस, मैंने पॉज कर दिया। गाइस मैं मतलब चार्ज देखती रहूँगी, आप मेरे बैटरी परसेंट को इग्नोर करते रहिएगा, सिर्फ वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर रहा हूँ, लेकिन इन घटनाओं का सिलसिला रुका नहीं। चीजों का अपने आप हिलना, अजीब आवाजें आना, ये सब उस घर में एक आम बात हो चुकी थी। एक दिन रोलैंड रात में सो रहा था, तभी उसका बेड अचानक से जोर जोर से हिलने लगा। वो काफी डर गया और रोने लगा। पेरेंट्स ने भी ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा। तो अब क्यों रुके हुए हो उस घर में, भागो ना। लेकिन नहीं भाई साहब, कोई बड़ा कांड होने का इंतजार कर रहे हैं सब लोग। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शायद भूकंप आया होगा इसलिए बेड हिल रहा होगा, लेकिन भाई साहब केवल रोलैंड का बेड हिल रहा था। इसका मतलब वहाँ पर कोई भूकंप नहीं आया था। 26 जनवरी 1949 रोलैंड के शरीर पर अपने आप कटे हुए घाव के निशान उभरने लगे। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर इस बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाए। उनका कहना था कि रोलैंड एकदम ठीक है और ये सारे घाव के निशान उसने खुद ही अपने शरीर पर बनाए होंगे। ऑब्वियसली डॉक्टर्स और बोल भी क्या सकते हैं। लेकिन उसके बाद रोलैंड की फैमिली ने एक और कांड किया। उन्होंने ओइजा बोर्ड को वापस निकाला और सारे मेंबर्स ने उस मरी हुई आंटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो ही कुछ रोलैंड की हेल्प कर पाए। लेकिन भाई साहब ना उस आत्मा से कोई कांटेक्ट हुआ, ना रोलैंड की कोई हेल्प हुआ तो उससे भी ज्यादा बुरा कि भाई रोलैंड की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। रोलैंड की इस बिगड़ती हुई हालत को देखकर उसकी मम्मी हमेशा रोलैंड पर चिल्लाती थी और यही कहती थी, और चला ले मोबाइल दिन भर। आई वाज जोकिंग, रोलैंड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। उसकी मम्मी ये सब नहीं कहती थी। लेकिन अगर आपकी मम्मी आपसे यही कहती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इन सारी घटनाओं के बाद घर में एंट्री हुई रेमंड बिशॉप की। ये वही प्रीस्ट थे जिन्होंने कॉल करके विलियम को बुलाया था। तो उन्होंने घर में आकर भूत को भगाना स्टार्ट किया। उन्होंने एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस को स्टार्ट किया। इस प्रोसेस के दौरान रोलैंड काफी ज्यादा तड़पता था। वो काफी अजीब आवाजें निकालता था और ये नजारा काफी ज्यादा डरावना था। विलियम ने फैसला किया कि इसके शरीर में से शैतान को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लड़का नहीं बच पाएगा। इन दोनों प्रीस्ट ने मिलकर नोट्स बनाना स्टार्ट किया एग्जॉर्सिज्म की पूरी प्रोसेस के। उन्होंने इस एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस के दौरान हर घटना को रिकॉर्ड किया अपने नोट्स में और फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया। रेमंड सही हो गया, उसके शरीर से शैतान निकल गया। विलियम और रेमंड दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये शैतान की एक चाल थी, क्योंकि उसी रात को ठीक 2 बजे फिर से शैतान ने रोलैंड के शरीर पर कब्जा कर लिया। फिर से रेमंड्स और विलियम को बुलाया गया। उन्होंने फिर से एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस को किया, लेकिन अब इस प्रोसेस का कोई फायदा नहीं हो रहा था। एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस के दौरान सभी अड़ोसी पड़ोसी लोगों को पता चल गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फिर दोनों प्रीस्ट ने फैसला किया कि रोलैंड को लेकर हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा ताकि वहां पर ये एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस को और शांति से कर सके, ताकि वहां पर कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ये वो हॉस्पिटल था जो इन दोनों के दोस्त का ही था। ये एक कैथोलिक हॉस्पिटल था। दोनों प्रीस्ट का ये भी मानना था कि मे बी इस घर में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर शैतान का कब्जा है। इस वजह से रोलैंड ठीक नहीं हो पा रहा। फिर हॉस्पिटल में रोलैंड को ले गए, उसके साथ एग्जॉर्सिज्म किया गया। इस एग्जॉर्सिज्म के लिए और भी कई सारे प्रीस्ट को बुलाया गया, जिनमें से कि एक का नाम था पी वॉल्टर। ये वो प्रीस्ट थे जिन्होंने इस एग्जॉर्सिज्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। उन्होंने बाद में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कवरी चैनल को दे दिए थे रोलैंड की घटना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। उनका कहना था कि रोलैंड हवा में लेविटेट करता था और ये घटनाएं पी वॉल्टर ने अपनी आंखों से देखी थी। एग्जॉर्सिज्म के दौरान रोलैंड सभी प्रीस्ट को गालियां देता था, उनके ऊपर थूक देता था, कभी कभी पेशाब भी कर देता था। एक बार तो रोलैंड ने अपना हाथ रस्सी से खोलकर वॉल्टर की नाक तोड़ दी थी। लेकिन फिर भी किसी भी प्रीस्ट ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें रोलैंड की जान बचानी थी, उसे शैतान के कब्जे से मुक्त कराना था। इसलिए वो सब लगे रहे, एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस करते रहे। एक बार रोलैंड ने उन लोगों से एक पेपर और पेन मांगा और रोलैंड ने कागज पर लिखकर जो प्रीस्ट को दिखाया, उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। उस पेपर पर लिखा था कि गौरव कटारिया एक्स्ट्रा की इस वीडियो को लाइक कर देना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उस पेपर पर ये लिखा था कि आई एम अ डेविल इटसेल्फ एंड आई विल शो अ साइन इन 10 days। मतलब मैं खुद एक शैतान हूँ और ये बात मैं 10 दिन में साबित कर दूंगा। ये पढ़ने के बाद प्रीस्ट समझ गए कि उनके पास केवल 10 दिन का समय है। इसलिए उन्होंने रोलैंड के शरीर में एक होली सोल को डाला, मतलब एक पवित्र आत्मा को डाला। और जब ये प्रोसेस हुई तो रोलैंड के शरीर में 2 शक्तियां थी, एक शैतान की शक्ति और एक होली आत्मा की शक्ति। और फिर अचानक से एक चमत्कार हुआ। हॉस्पिटल में एक एक्सप्लोजन टाइप का हुआ, बहुत तेज धमाके की आवाज हुई और लाइट चली गई। ये आवाज हॉस्पिटल के हर इंसान ने सुनी थी। और जब लाइट आई तो फिर रोलैंड ने कहा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। शैतान उसके शरीर को छोड़कर जा चुका था। प्रीस्ट की मेहनत रंग लाई थी। ये काफी हद तक एक फिल्मी कहानी लग रही है और इसीलिए शायद इसके ऊपर फिल्म बनी थी। उसके बाद भी काफी समय तक विलियम और रेमंड ने रोलैंड का इलाज किया ताकि उसका शरीर पूरी तरीके से ठीक हो जाए। 19 अप्रैल 1939 को रोलैंड पूरी तरीके से ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लड़के की जगह लड़की को मूवी में क्यों लिया गया था, रोलैंड को क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया था। वो इसलिए ताकि रोलैंड की पहचान छुपी रह सके, जैसे वो अभी चैन से जिंदगी जी रहा है। अगर मूवी रिलीज हो जाती, उसका नाम सबको पता चल जाता तो लोग उसका जीना मुश्किल कर देते।
बर्बाद नहीं करना चाहता है, इसीलिए इस कहानी को पूरी तरीके से बदलकर एक लड़की की कहानी बना दिया गया। प्रिंस विलियम की 86 साल की उम्र में मौत हुई, लेकिन मरते दम तक उन्होंने रोलैंड के बारे में एक भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ कभी शेयर नहीं की। इस घटना के ऊपर जो डिस्कवरी चैनल पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, उसमें भी रोलैंड का असली नाम यूज नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि रोलैंड आज भी जिंदा है और वो चैन से अपनी जिंदगी जी रहा है। हो सकता है वो अपने साथ घटी हुई इन पुरानी घटनाओं को भूल भी गया, लेकिन जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तो इस मूवी के मेंबर्स और एक्टर्स के साथ कई रहस्यमय और अजीब घटनाएं घटी थी। इस मूवी के कंप्लीट होने में काफी मुश्किल आई, हालांकि ये मूवी बनी भी और काफी ज्यादा सुपरहिट रही। तो ये थी रोलैंड की असली कहानी, जिसके ऊपर द एक्सोर्सिज्म नाम की मूवी बनी थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रोलैंड के शरीर पर शैतान ने कब्जा किया था, या उसे कोई मानसिक बीमारी थी, या वो केवल फेमस होने के लिए ये सब नाटक कर रहा था? मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और इस वीडियो को देखने के बाद हमको क्या शिक्षा मिली है, ये कि अगर हमारे घर में कोई रिश्तेदार ouija बोर्ड लेकर आता है ना, तो मुझे कमेंट करके बता देना उसके साथ क्या करना चाहिए। मैं तो भाई साहब लात मार के ही भगा दूंगा। एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो तो गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे और आप लोगों को लग रहा होगा मैंने अपना वीडियो क्यों नहीं डाला, क्योंकि मतलब ये वाला जो वीडियो है एक्सोर्सिज्म का, ये मैंने अपने से क्यों नहीं बनाया। तो गाइस मैं बता दूँ, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं और हमारे पास इतना भी अच्छा क्वालिटी का मतलब फ़ोन नहीं है, इसलिए गाइस हमको मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आप अभी कमेंट्स में बोल दोगे कि मैंने तो वीडियो ही नहीं डाला, ये वाला वीडियो तो सारा गौरव कारनामे का कमाल है। तो गाइस हाँ उसका कमाल है, लेकिन थंबनेल बनाने में ना 1-2 घंटे लग जाते हैं, इसलिए गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। गाइस प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये वाला जो अच्छा नहीं हो ना, अब मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ, थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ मैं। तो गाइस अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे, लाइक सब्सक्राइब करते रहोगे, तो एक दिन मेरे पास आएगा आईफोन, सैमसंग, गैलेक्सी, वीवो। तो गाइस उसके लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, हमारे पास हम लोग भिखारी है गाइस, ये इतने भी भिखारी नहीं है, हम लोग एवरेज है, गाइस, हम लोग एवरेज है कि इसलिए फिर भी लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीवो 20 हाई क्वालिटी का नहीं है। और पापा का बोला जाए तो पापा का वो सैमसंग है, लेकिन उसका जो पापा का खौफ पता है, पापा का खौफ ये पता है आपको? आप जिसको नहीं पता ना, वो पापा की परी पाई। और लाइक सब्सक्राइब करके जाना, पापा की परी हो। नहीं आप तो पापा की परी हो ही नहीं सकती, ठीक है, जो भी हो। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। ओ गाइस सॉरी गाइस, ये जो आप लोग देख सकते हैं इसको इग्नोर कर दीजिए गाइस। मैं बाय गाइस, बाय गाइस, बाय।